चंदनपुर गांव में रूपमती नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या रहती थी। उसके पिता हरिया के अलावा उसके परिवार में कोई भी न था। रूपमती के पिता एक गरीब किसान थे। उनका एक छोटा सा घर था और खेती से ही उन दोनों का गुजर बसर हो रहा था। रूपमती की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। उसका पालन पोषण उसके पिता ने ही किया था। रूपमती जितना सुंदर दिखने में थी, उतना ही वह मतलबी किस्म की लड़की भी थी। बेटा रूपमती, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, आज मेरा खाना वहीं ले आना। ठीक है पिताजी, मैं खाना लेकर आ जाऊंगी। पर पिताजी। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? राशन तो खत्म हो चुका है पिताजी, आटा है थोड़ा बचा हुआ। ठीक है, जो आटा है उसकी रोटियां बना देना, नमक रोटी मैं खा लूंगा और राशन का इंतजाम मैं शाम को करता हूँ। ठीक है पिताजी। न कहकर हरिया खेतों पर काम करने चला जाता है। इधर रूपमती भी खाना पकाती है। तभी उसकी सहेली मीरा भी आ जाती है और रूपमती से कहती है, क्या हाल है रूपमती? क्या बताऊं मीरा, तुम तो जानती ही हो गरीबी के कारण कितना मुश्किल है जीवन गुजारना। हाँ वो तो पता है, गरीबी एक अभिशाप है, परंतु तुम्हें भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारे बुरे दिन भी समाप्त हो जाएंगे। मेरा तो सपना है मीरा कि मैं एक अमीर व्यक्ति से शादी करूं और ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं। अरे फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है रूपमती, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी घर में काम करने हैं। बस तुझसे मिलने का मन किया तो आ गई थी। ठीक है, मुझे भी जाना है खेतों पर खाना लेकर। मीरा अपने घर चली जाती है। इधर रूपमती भी खाना लेकर खेतों पर जाने लगती है। जाते समय कुछ गांव के ही बदमाश लोग उसका पीछा करने लगते हैं। रूपमती को इसकी खबर न थी कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। चलते चलते वह कुछ ही देर में अपने खेतों पर पहुंच जाती है और बदमाश गांव वाले पेड़ के पीछे ही छुप जाते हैं। पिताजी, खाना ले आई हूँ, आकर खा लो। हाँ बेटा, आता हूँ, बहुत जोरों की भूख भी लगी। ये लो, मैंने रोटियां निकाल दी हैं। हरिया खाना खाता है। फिर रूपमती वहाँ से घर को आने लगती है। फिर वो बदमाश उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब वे देखते हैं कि कोई भी आसपास नहीं है, तो वे रूपमती को घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ से एक नौजवान युवक गुजर रहा था। तभी उसकी नजर रूपमती पर पड़ती है, जो बदमाशों से घिरी हुई थी। लगता है ये बदमाश उसे परेशान कर रहे हैं, मैं अभी इनको सबक सिखाता हूँ। तभी वह पास से ही एक बड़ा डंडा उठाता है और सबकी आकर पिटाई करता है। वे सभी बदमाश भाग खड़े होते हैं। आप ठीक तो है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? आज आप न होते तो न जाने ये क्या करते। अरे डरने की कोई बात नहीं है, ऐसो को मैं ठीक करना अच्छी तरह से जानता हूँ। और हाँ, मेरा नाम आनंद है। और तुम्हारा नाम क्या है? जी आनंद जी, मेरा नाम रूपमती है। ओहो, जैसी सुंदर हो दिखने में, नाम भी वैसा ही है तुम्हारा। ठीक है, मैं चलती हूँ अब। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। आनंद रूपमती को घर तक छोड़ने आता है। इधर शाम होने पर हरिया राशन की दुकान पर जाता है और कुछ राशन उधार ले आता है। घर पहुँचने पर रूपमती हरिया से आज की हुई घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अगली सुबह आनंद रूपमती के घर के पास से ही गुजर रहा था। तभी उसकी नजर रूपमती पर पड़ी, जो अपने घर के पास के कुएं से पानी भर रही थी। क्या कोई मुझे पानी पिलाएगा? अरे आप कब आए? अभी पिलाती हूँ पानी। मैं अभी ही तो आया हूँ, मुझे जोरों की प्यास लगी है, चलते चलते बहुत थक सा गया हूँ। मैं आपको अपने घर तो नहीं ले जा सकती, पर आपको आराम करने का स्थान जरूर बता सकती हूँ। हाँ, मैं समझ सकता। रूपमती आनंद को लेकर नदी के किनारे तक पहुँचती है और कहती है, ये देखो, यहाँ तुम विश्राम कर सकते हो। पेड़ की छांव में बैठ जाओ और प्यास लगे तो नदी से पानी पी लेना। धन्यवाद रूपमती। वैसे आप काम क्या करते हैं और आप कहाँ रहते हैं और हमारे गाँव में कैसे आना हुआ आपका? मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं और मैं भी उनके काम में हाथ बटाता हूँ। इस गांव में व्यापार के सिलसिले से आया करता हूँ। हम तो बहुत ही गरीब हैं। हमारे घर में खाने को भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। जैसे तैसे पिताजी घर का गुजारा चलाते हैं। मेरा तो सब कुछ मेरे पिताजी ही हैं। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। पिताजी को मेरी शादी की बहुत चिंता होती है। पता नहीं मुझसे कौन विवाह करेगा। अरे तुम इतनी सुंदर हो, तुमसे तो कोई भी विवाह कर लेगा और तुम्हारी सुंदरता ने तो मेरा भी मन मोह लिया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे प्यार करने लगा। रूपमती
रूपमती शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है और घर आ जाती है। रूपमती मन में सोचती है, यह तो बहुत बड़े व्यापारी का बेटा है, इसका मतलब ये लोग बहुत अमीर हैं। क्या मेरा सपना सच हो जाएगा अमीर व्यक्ति से शादी करने का? मुझे इस बारे में मीरा से बात करनी चाहिए। शाम होने पर रूपमती मीरा के घर जाती है, पर मीरा उसे वहाँ नहीं मिलती है। लगता है मीरा कहीं गई है। अगली सुबह ही मुझे आना पड़ेगा। अगली सुबह रूपमती मीरा के घर के बाहर आवाज लगाती है, मीरा मीरा, कोई है क्या घर में? अरे अरे आओ आओ रूपमती, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? मीरा रूपमती को बैठाती है और पीने को चाय देती है। फिर वे आपस में बातें करते हैं। कैसी हो मीरा, कल कहाँ गई थी? अरे वो तो मैं कुछ काम से गई थी कल थोड़ा बाहर, आज सुबह ही आई हूँ और मैं ठीक हूँ। तू बता कैसे आना हुआ? वो क्या बात है, तुझे सपनों का राजकुमार मिल गया है क्या? बड़ी खुश लग रही है, बता बता। हाँ कुछ ऐसा ही समझो। रूपमती मीरा को आनंद के बारे में सारी बातें बताती है। अरे वो तो सही में बहुत बड़े व्यापारी हैं, तेरी तो किस्मत खुल गई, तू शादी के लिए मान जा, इससे अच्छा और प्यार करने वाला लड़का तुझे नहीं मिलेगा। रूपमती मीरा से बातें करके घर को आ जाती है तो देखती है आनंद घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। आनंद और रूपमती अब रोज मिलने लगे थे और नदी किनारे बैठकर एक दूसरे से खूब सारी बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, मुझसे अब और नहीं रहा जाता, ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? अपने पिता से बात कर हमारे घर आने को कहो। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? कुछ दिन बाद में बात करती हूँ पिताजी से। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तभी गांव के कुछ बदमाश जिनकी आनंद ने पिटाई की थी, वे उन्हें साथ देख लेते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और जाकर हरिया को बता देते हैं। हरिया तुरंत उस स्थान पर पहुंचता है और रूपमती को पकड़कर घर ले आता है। आज से तेरा घर के बाहर जाना बंद, तू घर का ही काम कर। हरिया रूपमती की एक बात न सुनता है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वहाँ के राजा भ्रमण करते हुए हरिया के घर के बाहर से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर रूपमती पर पड़ती है। राजा उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो पुत्री और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तभी हरिया बाहर आता है और कहता है, प्रणाम राजा साहब, मैं आपकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र भरत से करना चाहता हूँ। आपकी पुत्री बहुत ही सुंदर है, इसकी जगह यहाँ नहीं हमारे राजमहल में। यह तो हमारा सौभाग्य है महाराज कि हमारी पुत्री आपके घर की बहू बनेगी। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर भरत और रूपमती का विवाह कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद मीरा रूपमती से मिलने महल को आती है और मीरा रूपमती से कहती है, विवाह के बाद तो तुम बिल्कुल ही बदल गई हो। हाँ, इतने बड़े राजकुमार से जो शादी हुई है मेरी, आनंद का ख्याल तुम्हें नहीं आता? वो तुम्हारी याद में पागल सा हो गया है, उसकी हालत खराब हो चुकी है। एक बार तुम उससे मिल लाती। अरे कौन आनंद? मैं रानी हूँ रानी, मैं इन छोटे लोगों से मिलना पसंद नहीं करती और वैसे भी मैं उससे प्यार कुछ नहीं करती थी। वो तो मुझे पैसे वाला लगा, इसलिए मैं उससे प्यार का नाटक करती थी। पर तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। पैसों के लालच में तुम अंधी हो चुकी हो। वो जीवन और मौत से लड़ रहा है, पर तुम्हें क्या, तुम तो राजसी जीवन जीने में व्यस्त हो। इतना बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है। उसी दिन राजमहल में एक ब्राह्मण आते हैं और राजा से कहते हैं, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है राजन, हमारे लिए खाने का प्रबंध करें। जी पंडित जी, अभी प्रबंध करवाता हूँ, परंतु हम आपकी नई बहू के हाथ से बना भोजन ही ग्रहण करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। राजा भरत से, भरत बेटा, जाकर रूपमती को पंडित जी के लिए भोजन बनाने का प्रबंध करने बोलो। राजा रूपमती को आकर कहता है, परंतु रूपमती बनाने से इनकार कर देती है और भोजन नहीं पकाती। वह अपने शयन कक्ष में सोने चली जाती है। ब्राह्मण बहुत देर इंतजार करते हैं, परंतु भोजन का प्रबंध नहीं होता। ब्राह्मण गुस्से में राजा से, हम आपको श्राप देते हैं, जिस तरह से आपने मुझे भूखा रखा है, आपके राज्य में भी सभी राज्यवासी भूख के मारे तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। हमें क्षमा कर दे पंडित, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारी गलती की सजा हमारे राज्यवासी को न दें। ठीक है, इससे बचने का एक ही उपाय है, तुम्हें अपनी बहू को इस राज्य की सीमा से बाहर भेजना होगा। उसका स्थान इस महल में रहने योग्य नहीं है। राजा ब्राह्मण की बात मान लेता है और उसे राज्य की सीमा के बाहर जाने का आदेश दे देता है। भरत भी रूपमती के साथ साथ सीमा के बाहर चला जाता है। चलते चलते रात हो जाती है। वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। तभी दो बदमाशों की नजर रूपमती के गहनों पर पड़ती है। तुम्हारे पास इतने गहने हैं, वो सारे के सारे निकाल, वरना तुम्हारी खैर नहीं।
हमें कुछ मत करना, अभी देती हूँ सारे गहने। रूपमती अपना सारा गहना उसे दे देती है। भरत और रूपमती अगली सुबह सीमा के बाहर पहुँच जाते हैं और जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। रूपमती अपने आप से, क्या किस्मत दी है भगवान ने, इससे अच्छा तो आनंद के साथ चैन से रहती। अब तो राजसी सुख भी गया और फिर से झोपड़ी में जीवन गुजारना पड़ रहा है। हाय रे मेरी किस्मत। भरत जंगलों से लकड़ी काट कर बेचता और खाने पीने का प्रबंध करता। इधर रूपमती का गरीबी में जीना मुश्किल हो रहा था। एक दिन की बात है, आनंद उसी जंगल से गुजर रहा था जहां भरत ने झोपड़ी बनाई थी। वह रूपमती और भरत को पेड़ के पीछे से छुपकर देखता है और जब भरत झोपड़ी से निकलकर लकड़ियां काटने को जाता है तभी आनंद भी उसके पीछे पीछे जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वह भरत को रूपमती के बारे में सारी सच्चाई बताता है। परंतु मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसका पता तुम्हें चल जाएगा। मैं एक तरकीब बताता हूँ। आनंद भरत के कानों में एक तरकीब बताता है। अगली सुबह जब रूपमती अपनी झोपड़ी में अकेली होती है तब वहाँ एक राजा आता है और कहता है, कोई है क्या? कौन? राजा उसे देखता रह जाता है। मुझे ऐसी क्यों देख रहे हैं? कुछ बोलिए। मैं भानुगढ़ का राजा हूँ। तुम जैसी सुंदर स्त्री इस जंगल में शोभा नहीं देता। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे लगता है मेरे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। क्या बात है, मेरी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं। कोई सोच में डूब गई क्या? मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। यदि तुम चाहो तो तुम अपने पति को मौत के घाट उतार सकती हो और मुझसे शादी करके मेरे महल में चल सकती हो। पर मैं उसको कैसे मार सकती हूँ? पास में ही एक कुआं है, वहाँ ले जाकर किसी बहाने से तुम उसे धक्का देकर मार सकती हो। ठीक है। शाम होते ही भरत आ जाता है और रूपमती उसे बहाने से कुएं के पास ले जाती है और कहती है, भरत जी जरा इस कुएं में तो देखो, मैंने सुना है कि इसमें बहुत सा खजाना है। भरत देखने के लिए झुकता है। तब रूपमती, थोड़ा और झुक कर देखो जी। भरत रूपमती की चाल को अच्छे से समझ रहा था। मुझे तो कोई खजाना नहीं दिख रहा, तुम ही देखो, शायद तुम्हें दिख जाए। रूपमती जैसे ही कुएं में झांकने को झुकती है उसका पैर फिसल जाता है और वह कुएं में गिर जाती है। इधर आनंद भी आ जाता है और भरत के साथ मिलकर दोनों कुएं का दरवाजा बंद कर देते हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भी पाता है।